नमस्कार दोस्तों, इनफॉर्मल एजुकेशन में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वो कंसेप्ट है यूनिवर्सिटीज का रिक्रूटमेंट कौन करना चाहिए। दोस्तों, जो यूनिवर्सिटीज होते हैं इंडिया में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में, जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट होता है उसको कौन करना चाहिए। वो यूनिवर्सिटीज खुद या पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में होना चाहिए। तो दोस्तों, एक इश्यूज को जानने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, रियल टाइम में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यही है कि ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस एक्ट 2020 में आया हो गया, और वो आया 4 सितंबर 2020। दोस्तों, ओडिशा गवर्नमेंट 4 सितंबर 2020 में ओडिशा यूनिवर्सिटीज एक्ट 1989 को रिप्लेस करके ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस एक्ट 2020 लेके आए, जिसको मेनी एजुकेशनिस्ट, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स अपोज किए। बोले कि इसका दो कारण से हम अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑटोनॉमी को रिड्यूस कर रहा है। और दूसरा बात बोले कि ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंटेक्स्ट समझ में आ गया। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस एक्ट 2020 आ गया है, और वो ओडिशा यूनिवर्सिटीज एक्ट 1989 को रिप्लेस करके आया है, जिसमें मेनी एजुकेशनिस्ट, स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल लीडर्स अपोज कर रहे हैं इसको। और उसका कारण दो है। एक है ऑटोनॉमी को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रिड्यूस किया जा रहा है, बोला जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। दूसरा है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिसाइजेशन का बात कह रहा है, बोल रहे हैं। तो दोस्तों, कंटेक्स्ट यही है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये ऑर्डिनेंस क्या बोलता है। एक मेजर चेंजेस लेके आया है ये ऑर्डिनेंस, जिसमें बोला जाए कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। दोस्तों, जो रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, ऑल कैडर्स, जो एक यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, जो 3 मेन कैडर्स का टीचर्स होते हैं, उनका जो रिक्रूटमेंट हो गया, वो यूनिवर्सिटी जब नहीं करेंगे, कौन करेगा? ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। और उसके में यह भी बोला गया है कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट है उसको स्टेट सिलेक्शन बोर्ड करेगा। तो दोस्तों, ये एक मेजर चेंजेस लेके आए हैं इस ऑर्डिनेंस में, जिसको अपोज किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो चलते हैं, हम एक एनालिसिस करते हैं। अगर यूनिवर्सिटीज खुद का रिक्रूटमेंट करेंगे, क्यों करना चाहिए, और दूसरा ओपीएससी क्यों रिक्रूटमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं क्या है। Why should universities recruit their own staff? यूनिवर्सिटीज अपना खुद का स्टाफ क्यों रिक्रूटमेंट करना चाहिए, ना बल्कि यूपीएससी और ओपीएससी करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज खुद करना चाहिए। मैं 6 पॉइंट देना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो है ये कंसेप्ट कंप्लीटली अपना खुद का आइडिया है, मेरा खुद का आइडिया है, हो गया। इसमें एक रैशनल चॉइस को हम लोग अडॉप्ट करना चाहिए। तो पहला ये है कि टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव। दोस्तों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो होता है, उसका जो ऑटोनॉमी होता है, उस ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना बहुत जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है, जिसमें बोला गया कि हायर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दिया जाएगा। इसमें वो लोग एक्सेलेंट को अचीव कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग। तो दोस्तों, टीचिंग एंड रिसर्च में अगर एक्सेलेंसी को अचीव करना चाहते हैं तो उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देना चाहिए। और कौन सा फील्ड में? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अगर ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे तो उनको उनका रिक्रूटमेंट खुद करना चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वो लोग भी ठीक से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटीज के लिए कौन सा फैकल्टीज, कौन सा रिसर्चर अच्छा होगा, कौन सा टीचर अच्छा होगा, हो गया। और वो फिर यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत। तो वो पहला मतलब ये पॉइंट है, जो मतलब यूनिवर्सिटीज रिक्रूटमेंट खुद करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दोस्तों, हमारे इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें 3 टायर्स गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और भी मतलब लोकल गवर्नमेंट होती है। तो हमेशा हमारे देश का सिचुएशन ऐसा है कि हमारे देश का इतना डाइवर्सिटी ऐसा है कि हम लोग सेंट्रलाइज पॉलिसी को हमेशा फिट नहीं कर पाएंगे। हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन और कभी कभी सेंट्रलाइजेशन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी कभी सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, कभी कभी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन हमारे ये यूनिवर्सिटीज का बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो खुद यूनिवर्सिटीज, खुद एकेडमिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना रिक्रूटमेंट करेंगे
और अपना डेवलपमेंट, अपना रीजनल डेवलपमेंट जो है उसको ठीक से कैरी आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा स्टैंडिंग यही है कि अगर सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्पावर हुए हैं यूजीसी गाइडलाइंस की तहत कि वो लोग अपना रिक्रूटमेंट खुद करें, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं करें? ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर एम्पावर टू रिक्रूट देयर पोस्ट इन फेवर ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस। अगर यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कर रहे हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी करना चाहिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज का ऑटोनॉमी को नहीं छीन लेना चाहिए। अगर एक स्टेट अगर ऐसा करेगा तो दूसरा स्टेट भी कर सकता है, दूसरा स्टेट करेगा, तीसरा स्टेट करेगा, तो लास्ट में तो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा ना, तो यूनिवर्सिटीज का ऑटोनॉमी रहेगा ही नहीं। तो दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जैसे ऑटोनॉमी मिला है, स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी ऐसे ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। तीसरा नेक्स्ट चीज है कि अगर पीएससी रिक्रूट करेगा देन हु विल गेट व्हाट। दोस्तों एक एग्जांपल के साथ समझिएगा, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। अगर फिजिक्स का रिक्रूटमेंट करेंगे यूनिवर्सिटीज का, ओडिशा में 12 यूनिवर्सिटीज हैं, 12 यूनिवर्सिटीज में सपोज 20 मतलब पोस्ट रिक्रूटमेंट करेंगे फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर अगर 20 अगर रिक्रूटमेंट करेंगे, ओपीएससी अगर रिक्रूटमेंट कर दिया तो टॉप 20 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर टॉप 20 सिलेक्शन हो जाएंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनिवर्सिटीज को? किसको? उत्कल यूनिवर्सिटी को देंगे, कौन सा कैंडिडेट को ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी देंगे, कौन सा कैंडिडेट को संबलपुर यूनिवर्सिटी देंगे, कौन सा कैंडिडेट को गंगाधर मेरी यूनिवर्सिटी देंगे। तो उसमें होगा ना जो 20 नंबर पाया होगा, जो कैंडिडेट 20 नंबर पाया होगा, तो हमको निश्चित रूप से ये जानते हैं कि 20 नंबर थोड़ा कम क्वालिटेटिव होगा एक नंबर से। तो कैसे मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 20 नंबर को और एक नंबर को? तो हु विल गेट व्हाट, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटीज में करना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा उसका बेस्ट कौन है और उस बेस्ट को वो खुद रखेगा। हो गया ना, बल्कि ओपीएससी। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस द बर्डन ऑफ पीएससी। दोस्तों जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो लोग रिक्रूटमेंट करने के लिए बहुत सारा रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। देखते हैं यूपीएससी का बात करें तो वो आईएएस आईपीएस सेंट्रल लेवल में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो सबको रिक्रूट करते हैं। स्टेट लेवल में देखें तो जैसे ओडिशा का हो गया ओएस, ओपीएस, ओएफएस, बहुत सारा रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके साथ साथ और भी डिफरेंट रिक्रूटमेंट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट करते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी बर्डन है इतना सारा रिक्रूटमेंट करना। फिर ये अगर कॉलेज कैडर का, प्रोफेसर्स का अगर रिक्रूटमेंट करेंगे तो उनका तो बर्डन बढ़ जाएगा। तो उनका पास उतना स्टाफ भी होना चाहिए, लेकिन उतना स्टाफ नहीं है जो मतलब इस सब काम को कॉम्पिटेंट के हिसाब से कर पाएंगे। उसमें क्या होगा? पॉलिसी पैरालिसिस होगा, डिले होते रहेगा रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रमोट रिसर्च कल्चर मोर। दोस्तों यूनिवर्सिटीज रिक्रूटमेंट खुद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जो वाइस चांसलर होते हैं, जो मतलब प्रोफेसर होते हैं, जो मतलब डीन्स होते हैं, वो लोग रिसर्चर होते हैं। वो लोग रिसर्चर होने के नाते दे कैन अंडरस्टैंड हु इज द बेस्ट रिसर्चर। तो उनके हिसाब से अगर रिक्रूटमेंट होगा तो शायद वो अच्छा रिसर्चर को लेके आ सकते हैं और रिसर्च कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स है जो मतलब यूनिवर्सिटीज के फेवर में है, यूनिवर्सिटीज खुद रिक्रूट करना चाहिए। चलते हैं आगे। दोस्तों अगर देखें तो दूसरा बात, व्हाई शुड पीएससी रिक्रूट यूनिवर्सिटीज स्टाफ। जो पीएससी होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे ओपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, क्यों मतलब वो यूनिवर्सिटीज का रिक्रूटमेंट करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, रिक्रूटमेंट पैरालिसिस इन मेनी यूनिवर्सिटीज। आपको न्यूज आता होगा, न्यूज देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि एक यूनिवर्सिटीज बार बार अपना नोटिफिकेशन डालते रहते हैं। एक बार नोटिफिकेशन डाले, फॉर्म अप्लाई किए, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट हो गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, 6 महीने के बाद वो पैरालाइज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? फिर नया रिक्रूटमेंट निकालेंगे, वो भी पैरालिसिस हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर निकालेंगे। ऐसे करके 5 बार 6 बार, कितना बार वो लोग रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास हो गया, बोला जाता है कि ऑल वाइस चांसलर्स आर नॉट इक्वली कॉम्पिटेंट टू कंप्लीट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयरली। दोस्तों ये बात समझिएगा, एक यूनिवर्सिटीज में एक वाइस चांसलर होता है, 12 यूनिवर्सिटीज में 12 वाइस चांसलर होता है। अब 12 के 12 वाइस चांसलर इक्वली कॉम्पिटेंट नहीं है जो मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैरी आउट कर सके, वो फिर फेयरली कर सके, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंसर्न्स होता है जो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ओपीएससी या पीएससी को मतलब रिक्रूटमेंट को कैरी आउट करना चाहिए। और दूसरा बात है कि चांस ऑफ नेपोटिज्म। दोस्तों जो नेपोटिज्म होता है, एक वाइस चांसलर, एक मतलब उनका जो कैडर्स होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, जो रिक्रूटमेंट सेल होता है, वो लोग नेपोटिज्म को मतलब ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में रिक्रूटमेंट प्रोसेस रह जा रहा है। तो ये 3 मेन कारण है जिसके कारण पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्रूट करना चाहिए यूनिवर्सिटी स्टाफ। पहला क्या है कि रिक्रूटमेंट का पैरालिसिस हो जा रहा है। दूसरा कि ऑल वाइस चांसलर्स आर नॉट इक्वली कॉम्पिटेंट एंड कैन नॉट आर नॉट एबल टू कंप्लीट
रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयरली, और तीसरा है चांस ऑफ नेपोटिज्म। इसको कंट्रोल करने के लिए पीएससी को करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्तों? आगे है वे फॉरवर्ड। मैं तीन बात करूंगा। ये मेरा पर्सनल वे फॉरवर्ड है। हो गया कि ये यूनिवर्सिटीज को एम्पावर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में। उनका रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर्स है यूनिवर्सिटीज को देना चाहिए, लेकिन क्या एस्टेब्लिश करना चाहिए? चेक एंड बैलेंस। दोस्तों यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दो रिक्रूटमेंट करने के लिए। हो गया, वाइस चांसलर को एम्पावर करो रिक्रूटमेंट करने के लिए, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश कर दो। कैसे चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश किया जा सकता है? आप जो बोल रहे हो कि जो चांसलर का नॉमिनी रहता है, चांसलर का नॉमिनी अभी भी रहते हैं, वो रहना चाहिए। आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट का नॉमिनी रहेंगे, गवर्नमेंट का नॉमिनी क्यों? गवर्नमेंट का नॉमिनी नहीं रख के पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नॉमिनी तो जा सकता है ना किसी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा मतलब अपने नजर में विटनेस करने के लिए। तो ऐसे करके अगर देखोगे तो आपका गवर्नमेंट का भी नॉमिनी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी नॉमिनी हो गया, चांसलर का भी नॉमिनी हो गया, उधर यूनिवर्सिटीज का स्टाफ, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एंड जो हायर अथॉरिटी हैं वो लोग भी होंगे, तो जिसमें ऑटोनॉमी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और हम कंप्लीटली अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अगर पीएससी को दे देंगे तो ऑटोनॉमी नहीं रहेगा। तो इसमें बैलेंस एस्टेब्लिश करो। हो गया यूनिवर्सिटीज का आप ऑटोनॉमी को मत छीनो, आप चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश कर दो, क्योंकि एक चांस है कि नेपोटिज्म का चांस है, बहुत सारा पैरालिसिस का चांस है, उसको कम करने के लिए आप चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा बात यह दोस्तों कि रिसर्च जो होता है वो बैकबोन होता है किसी भी देश का डेवलपमेंट के लिए। जितना रिसर्च करते हैं, जितना मोस्टली अप्लाइड रिसर्च हो गया, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट लेके आते हैं। एक रिसर्चर कैन अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ रिसर्च एक्यूरेटली। तो रिसर्चर जो होते हैं वो रिसर्च का कल्चर को ठीक से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में कितना रिसर्चर्स हैं, आप जाके देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसर्चर्स कितना है। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो लोग तो सिविल सर्वेंट हैं। सिविल सर्वेंट उतना ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहे हैं। रिसर्चर्स कौन कर रहा है? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जो भी मतलब थिंक टैंक्स हैं वो लोग रिसर्चर्स कर रहे हैं। तो रिसर्चर्स रिसर्च कल्चर को ठीक से सही ढंग से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रिसर्चर को रिसर्च करने के लिए रिक्रूटमेंट करना चाहिए। इसीलिए यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दो जिसमें रिसर्च कल्चर डेवलप हो सकता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के साथ। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सिटीज को ऐसे मतलब स्ट्रिक्टली रखो कि वो लोग स्टेट एंड सेंटर का जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसको निश्चित रूप से फॉलो करे, ना बल्कि यूनिवर्सिटी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे। यूनिवर्सिटीज को इतना मतलब ऑटोनॉमी ना दो कि अपना ही मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना शुरू कर दें। दोस्तों रिसेंटली क्या हुआ गंगाधर मेरी यूनिवर्सिटीज में, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ कि एमएड इज नॉट इक्विवेलेंट टू एमए एजुकेशन। अभी तक ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था। अभी तक एसएसबी जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था। हालांकि एक केस है हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद का एक केस है जिसमें बोला कि एमएड इज नॉट इक्विवेलेंट टू एमएड, लेकिन गंगाधर मेरी यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितने भी एमएड कैंडिडेट थे सबको बाहर कर दिए, इंटरव्यू में बैठने नहीं दिए। जो लोग केस करके आए, हाईकोर्ट का केस करके आए, वो लोग को इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो दोस्तों ये तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट को ओवरकम कर दिया ना। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मतलब प्रोसीजर था, जिस हिसाब से रिक्रूटमेंट करते थे उसको आगे लेके उससे आगे चले गए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हालांकि केस है लेकिन यूजीसी का गाइडलाइंस देखो ना। यूजीसी ने बोला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गया 2 क्राइटेरिया चाहिए, एक कंसर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में अगर एक लड़का एमए करके आया है, पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, तो एक लड़का एमएड करके एजुकेशन में क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि एमए एजुकेशन वो कंसर्न सब्जेक्ट है, वो रिलेटेड सब्जेक्ट है, इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट तो है ना। यूजीसी की गाइडलाइंस तो यही बोलता है ना कि कंसर्न सब्जेक्ट में कीजिएगा। तो ये तो यूनिवर्सिटीज का मतलब गलत डिसीजन है। हो गया, यूनिवर्सिटीज को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 वे फॉरवर्ड है। पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देना चाहिए जिसमें चांसलर का भी और पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मतलब नॉमिनी होना चाहिए। रिसर्च एक बैकबोन है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। तो रिसर्चर्स को हमेशा रिसर्च कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए मौका मिलना चाहिए और यूनिवर्सिटीज को स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं आगे और कुछ नहीं है। थैंक यू।